My name is Javian Pallavi Jakhar from the Department of Yoga and Naturopathy Science in the Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Today we study about the examination of spine. In previous topics we study about the many topics like how to we approach to a patient, history, case sheet and all. आज हम पढ़ेंगे हमारी एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन के बारे में. मतलब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो हमें उसको फिजिकली उसके हर एक बॉडी पार्ट को हमें एग्जामिन करना है. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी स्पाइन का, क्योंकि स्पाइन में से बहुत सारी हमारी नर्व्स निकलती हैं. तो वो नर्व रूट ब्लॉकेज होते हैं या फिर हमारी स्पाइन की वर्टिब्रास या फिर उनके अलाइनमेंट में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडीज़ में कुछ डिजीज़ अकर होती हैं. आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला क्या आता है कि हम अगर स्पाइन पेशेंट हमारे पास आ रहा है, स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर उसको अदर इशू भी है, हमें स्पाइन एग्जामिन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे? इंस्पेक्शन. ठीक है, हम इंस्पेक्शन करेंगे किसका? उसकी स्पाइन का. अब इसके अंदर क्या जाता है, आपको स्पाइन जो है उसको आप जब एग्जामिन कर रहे हो तो उसको अंदर आपको क्या करना है? उसका एंटीरियर पार्ट भी एग्जामिन करना है, तो उसको सामने से भी एग्जामिन करना है कि वो खड़ा किस पोस्चर में है. सेकेंडली आपको उसका लेटरली भी उसको एग्जामिन करना है. इसका मतलब अगर पेशेंट को आप एक बार उसको सामने से देखोगे तो आपको उसको साइड से भी देखना है कि उसका बॉडी का पोस्चर कैसा, उसके क्या पीछे कोई रीढ़ में कोई हम्प आ रखा है, मतलब होता है ना कि झुकाव आ जाता है किसी के कंधों में, गर्दन में. तो हमें वो चीज़ नोटिस करने के लिए हमें एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर व्यू. पोस्टीरियर व्यू वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वहीं से स्पाइन की पूरी स्ट्रक्चर्स, उसके पास की मसल्स की हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर का पता लगता है. ठीक है, किस लिए करते हैं? चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल स्पाइन कर्वेचर्स, यानी स्पाइन में जितने भी कर्व्स होते हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. अब इसके लिए हम जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने कि भाई जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. एक्सेस लोर्डोसिस, एक्सेसिव काइफोसिस, स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस वगैरह ये जो 3-4 इन्होंने कंडीशन बताया, मतलब कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन होती है. इन कंडीशंस को हम एग्जामिन करने के लिए क्या करते हैं? इंस्पेक्शन का यूज़ करते हैं स्पाइन के लिए. अब हम पोस्टीरियरली क्या देखेंगे? अगर हम एक पेशेंट के सामने खड़े हो तो एक स्पेसिफिक सी बात है, हमें ना उसकी स्पाइन का पता चलेगा ना हमें उसकी वर्टिब्रल स्ट्रक्चर का पता चलेगा, लेकिन हाँ हमें इतना पता चल जाएगा कि लाइक पेशेंट एकदम स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है, थोड़ा टेढ़ा होके खड़ा है, या फिर किस कंडीशन में वो खड़ा रह रहा है, वो अपनी गर्दन को स्ट्रेट रख पा रहा है या फिर गर्दन को थोड़ा टेढ़ा रखता है. ठीक है, ये चीज़ हमें उससे एग्जामिन हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर, यानी कि हम उसको पीछे से जब उसकी स्पाइन को देखेंगे तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है. पहली बात आ गया पोजीशन ऑफ हेड. आपका ये बॉडी है, इसके अंदर अगर ये हेड की पोजीशन है वो स्ट्रेट है, इस साइड थोड़ा टिल्टेड है, इस साइड थोड़ा टिल्टेड है, या फिर थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ. कुछ लोग पता है खड़े होते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं, उनको देखा होगा, या फिर कुछ लोग इस तरह ज़्यादा खड़े. तो उन चीज़ों को नोटिस करने के लिए हमें क्या करना? पीछे से देखना उसका हेड का पोजीशन कैसा है. सेकेंड चीज़ आती है लेवल ऑफ हेयर लाइन. अब लेवल ऑफ हेयर लाइन क्या देखते हैं कि हमारा जो सर्वाइकल एरिया होता है, मतलब शोल्डर आ गया, शोल्डर के ऊपर सर्वाइकल एरिया है, इसके अंदर हेयर लाइन कहाँ से चालू होता है? जस्ट लाइक हमारा हेयर लाइन यहाँ से चालू हो रहा है और हमारा नेक विजिबल है, तो इसका मतलब ये कि हाँ हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास कंप्रेस्ड नहीं है. अगर किसी के होता है ना, किसी पेशेंट के हमें गर्दन ही नहीं दिख रही, इसका मतलब उसकी वर्टिब्रास कहीं ना कहीं उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसको सर्वाइकल इश्यूज होने के. तो उस चीज़ से हमें हेयर लाइन से ये पता लग जाता है कि उसकी सर्वाइकल बोन बाय बर्थ कैसी हेल्दी है या नहीं है. ठीक है, फिर आ जाता है लेंथ ऑफ नेक. आपकी गर्दन की लंबाई, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रास के अंदर. ठीक है, इससे आपका पता लग जाता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी है तो भी ये चीज़ प्रॉब्लम करती है, अगर आपकी कंप्रेस्ड दिख रही है, मतलब आपकी गर्दन में लेंथ ही नहीं दिख रही है, तो भी ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी. तो एक एवरेजन जो लेंथ होती है उसकी होनी चाहिए, विजिबल होना चाहिए, मतलब उसकी नेक की लेंथ एक विजिबल लेंथ होनी चाहिए. ऐसा भी ना हो कि हमें बहुत लंबी दिख रही हो या फिर बहुत हमें बिल्कुल दिख ही ना रही हो. डिफाइन करने में हमें नेक आनी चाहिए. फिर आ जाता है लेवल ऑफ शोल्डर. अब कोई पर्सन जैसे इसके देख लो आप, इसका एक शोल्डर अगर इस लेवल पे है तो दूसरा शोल्डर इसका कहाँ जाता है? इस लेवल पे, यानी ये दोनों पैरेलल नहीं है. उस चीज़ के लिए देखो हमें करना क्या है, उस चीज़ के लिए अब हमें क्या करना है कि ये हमारा, ये एक पर्सन का क्या हो गया? नेक एरिया हो गया. ये यहाँ से आ जाता है उसका शोल्डर एरिया.
अब हमें ये देखना है कि दोनों शोल्डर एकदम सेम लेंथ पे होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों शोल्डर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ना किसी के, अगर वो इस तरह, अगर उसका कहीं ना कहीं अगर स्पाइन में अलाइनमेंट ख़राब है तो उसके शोल्डर हमें इक्वल नहीं मिलेंगे। डॉक्टर, आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर हमें खड़ा होकर कहता है कि आप एकदम सीधे खड़े होइए, तो वो क्या देखता है, हमारा नेक का देखता है, हमारा नेक कितनी सीधी है, क्या लेंथ है, हमारा जो हेड है हम उसे कितना संभाल पा रहे हैं, या फिर हम उसे कहीं थोड़ा टेढ़ा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है शोल्डर। शोल्डर की लेंथ जो है वो दोनों शोल्डर इक्वल है या फिर कोई शोल्डर ऊपर नीचे है, ठीक है। हमें अगर हल्का, जैसे ये हल्का फुल्का मैंने कर रखा है तो अभी इतना विजिबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर इतना होगा तो वो विजिबल हो जाएगा। ये किस वजह से होता है, अगर आपकी जो रीढ़ की हड्डी का एक ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस आएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसका पेशेंट का अलाइनमेंट खराब होगा। अलाइनमेंट खराब होते उसके कंधों का क्या होगा, लेवल खराब हो जाएगा और कंधों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है लेवल ऑफ स्कैपुलाई, जो पीछे हमारी बोन होती है स्कैपुलाई, उसका लेवल हम चेक करते हैं कि दोनों जो नीचे से यहाँ से, कि भाई दोनों इक्वली है या फिर उनमें से, क्योंकि कई बार शोल्डर से अगर हमें नहीं पता चल रहा है तो हम स्कैपुलाई एग्जामिन करते हैं। ये बहुत सी चीज़ें जैसे डिफॉर्मिटी, मार्जिन ऑफ ट्रंक, ट्रंक का मार्जिन कितना है, किसी का जो हमारा होता है ना थोरेसिक एरिया, इसको ट्रंक बोलते हैं, जो केज होता है इसको ट्रंक बोलते हैं, तो इसका कितना मार्जिन है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। ये प्रोसेस इलियक क्रिस्ट, इलियक क्रिस्ट क्या होता है कि आप जहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारा जो लंबर एरिया होता है उसके जस्ट नीचे लंबर और हिप्स के बीच में हमें 2 डिम्पल्स दिखेंगे, ठीक है, वहीं पे उसके नीचे एक लाइनिंग होती है, मतलब एक जो एरिया क्या डिफाइन करता है, लंबर एरिया को और सेक्रम एरिया को, जो हमें एक लाइनिंग देता है ना कि हाँ यहाँ से ये दोनों पार्टीशन अलग है, दैट इज इलियक क्रिस्ट, ठीक है। हम उस चीज़ को चेक करते हैं कि वो विजिबल है या नहीं, क्योंकि अगर फैट आ गई है या फिर कोई आपके अलाइनमेंट में गड़बड़ है तो वो हमें एक तरह से वो लाइन दिखेगी ही नहीं। डिम्पल ऑफ वीनस, यानी अगर ये हमारा, ये मान लो कि ये हमारा कमर का एरिया है, ठीक है, ये हमारी कमर एरिया है, ये हमारा बटक एरिया आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे यहाँ पे 2 डिम्पल्स मिलते हैं हमें, ठीक है, ये यहाँ से क्या जा रही है, हमारी स्पाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो 2 डिम्पल्स दिखते हैं ये क्या होंगे, डिम्पल ऑफ वीनस, और यहीं पे इसके जस्ट नीचे यहीं पे क्या होती है, इलियक क्रिस्ट। डन। उसके बाद में आ जाता है कि हमें उसके लिए अब क्या क्या चेक करना है। ये हमारे हो गया एग्जामिनेशन को एक तरह से इंस्पेक्शन हो गया। अब हमें स्किन में क्या चेक करना है, अगर स्किन में किसी भी तरह के कोई चेंजेस है, लाइक अगर ये स्किन, इसके यहाँ पे कोई पैच है या फिर इसके यहाँ पे हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है, कुछ ऐसे चेंजेस जो स्किन पे थोड़े से अनयूजुअल है या फिर जो कॉमन नहीं होते हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। स्कार्स ऑब्जर्व करने, लाइक किसी के स्टिचेस के लगे हुए के, या फिर ये जो नॉर्मल मैं बता रही हूँ आपको कोई ब्लैक स्पॉट वगैरह, ये स्कार हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी चेक करना है। स्वेलिंग को चेक करना है कि पर्सन की जो बॉडी होती है उसके यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी के आसपास जितनी भी ये मसल्स होती हैं, इनमें क्या कहीं कोई स्वेलिंग, कोई इन्फ्लेमेशन या कोई पेन की अगर हमें सिचुएशन मिलती है तो हमें उस चीज़ को क्या करना है, नोट करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें लेटरली, अब पेशेंट हमारे सामने नहीं खड़ा, अब हमें ये पेशेंट की गर्दन आ जाती है, ये हमारा फेस आता है, चेस्ट एरिया आ गया, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, उसका पीछे का स्पाइन एरिया आ जाता है, ठीक है। ये हो गया लेटरल व्यू। इसके अंदर हमें पेशेंट की क्या चेक करनी है, स्पाइन को चेक करना है। जैसे एक तो आगे इसमें स्पाइनल कर्व्स, स्पाइनल कर्व्स में क्या आ गया, यहाँ से स्पाइन मार के चलते ये सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रल। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की है, इसके अंदर ये कर्व कितना ज़्यादा है, कितना कम हो गया। जो नॉर्मल कर्व होता है कई बार अंदर धंसने की वजह से लॉर्डोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है, और स्ट्रेट होने से भी कंप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये जो लंबर का कर्व है, सैक्रम का कर्व हो गया, थोरैक्स का कर्व हो गया, इन सब कर्व्स को हम एग्जामिन करेंगे दैट दे आर नॉर्मल और नॉट। काइफोसिस हो गया, नकल्स हो गए, एंगुलर, राउंडेड, मतलब कहीं पे अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि कहीं पे हमें मतलब कुछ गांठें सी दिख रही हैं या फिर हमें कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसे गोलाई दिखती है, जैसे किसी के होता है ना कि यहाँ देखो गर्दन का ऐसा पोस्चर होता है किसी के, ये गर्दन का, क्योंकि कुछ लोगों का जो
ज़्यादा बड़ा पिलो यूज़ करने की वजह से, या फिर हम हाफ लाई पोजीशन में होते हैं ना, कि हम बेड पे बैठे हैं फ़ोन चला रहे, तो हम आधा लेट जाते हैं, तो ये वाला एरिया पेशेंट मतलब जो पेशेंट होता है या फिर कोई पर्सन होता है उसके निकल आता है एक हम्प की तरह, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होगी। लॉर्डोसिस के अंदर क्या हो गया, हमारी स्पाइन थोड़ी ज़्यादा अंदर चली गई। ये सारी कंडीशंस मैं आपको आगे समझाऊंगी। इंक्रीज डिक्रीज, ये जितनी भी कंडीशन है ये हम सब चीज़ें क्या चेक करते हैं। रिब के अंदर जो रिब एरिया होता है ना, ये वाला, किसी का जो ये झुकाव है ना, कई बार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी लोगों को देखा आपने, वो इस तरह होते हैं, इस तरह नॉर्मल पोस्चर होता है उनका। क्या होता है, रिब का जो एरिया होता है ना, उसमें हम्प निकल आता है। आपका एब्डोमन, कुछ लोग होते हैं एब्डोमन को एकदम स्ट्रेट रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे करके एब्डोमन थोड़ा ज़्यादा बाहर निकाल के रखते हैं। इस चीज़ से भी इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लग जाता है, एक स्पाइन का हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि हाँ, अगर स्पाइन का अलाइनमेंट ख़राब है या नहीं है, तो किस बॉडी पार्ट से हम एग्जामिन कर सकते हैं कि हाँ, एब्डोमन पार्ट से, थॉरिक्स पार्ट से, सर्वाइकल पार्ट से, किस पार्ट से उसका अलाइनमेंट ख़राब हो रखा है। ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन, पैल्पेशन। अब हम पैल्पेशन में देखो क्या एग्जामिन करते हैं। हमारा हो गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हमें क्या करना है, कुछ हम टच नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हम फील भी नहीं कर सकते, तो अब हम पैल्पेशन में वही चीज़ करेंगे। पैल्पेट ईच स्पाइनस प्रोसेस ऑफ टेंडरनेस, मतलब आपको स्पाइन की जितनी भी टेंडर या सॉफ्टनेस जो उसकी होती है, वो उसकी कंप्लीट फील करनी है कि उसकी स्पाइन के अंदर सॉफ्टनेस है या कहीं पे रिजिड भी हो रखी है। हमें वो चीज़ चेक करनी है हाथ लगा के। हमें क्या करना है, एक ये जैसे ये स्पाइन है, ठीक है, इसके पास भी ये मसल्स है, इन मसल्स पे हमें चेक करना है। स्पाइन के ऊपर भी कर सकते हैं, साइड में भी। हमें यूँ अपनी उंगलियों फिंगर टिप से हमें चेक करना है कि कहीं पे, क्योंकि सॉफ्टनेस होती है इसके अंदर, तो हमें वही टेंडरनेस को एग्जामिन करना है कि कहीं पे हार्डनेस तो नहीं है, कहीं पे कोई रिजिडिटी तो नहीं आ रखी है। अब इसमें क्या करना, स्टार्ट विद द एलेंटो-ऑक्सिपिटल जॉइंट। एलेंटो-ऑक्सिपिटल जॉइंट क्या होता है, हमारा जहाँ पे C1 चालू होता है और हाँ जहाँ पे हमारे स्कल का जो हमें बेस होता है, उन दोनों का जो जॉइंट होता है, दैट इज एलेंटो-ऑक्सिपिटल जॉइंट। हमें उस जॉइंट से लेके फिनिश एट द सैक्रोइलियक जॉइंट, हमें सैक्रोइलियक जॉइंट तक हमें डिफाइन करना है। सैक्रोइलियक जॉइंट क्या हो गया, ये हमारी वर्टिब्रा चल रही है, लास्ट में हमारी जो सैक्रम बोन बनती है, ये हमारी बन गई सैक्रम बोन, ठीक है। यहाँ से हमारी पेल्विक की हड्डी बनती है। तो ये जो जॉइंट होता है ना सैक्रम के और इस इलियक बोन, ये जो पेल्विक रीजन का जो ये वाली बोन होती है, ये कौन सी होती है, इलियक बोन होती है, ठीक है। तो इस जॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। वो हो गया सैक्रोइलियक जॉइंट। उस जॉइंट को भी हमें वहाँ तक हमें चेक करना है। ऐसा नहीं कि हम लंबर तक या सैक्रम तक देखें, नहीं, सैक्रम अगर इस बोन से जुड़ी हुई है, पेल्विक रीजन की इलियक बोन से जुड़ी, तो हमें इसको भी, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा हिप अलाइनमेंट हमें पता लगता है। कहते हैं ना किसी का डॉक्टर, अगर आपने कभी सुना हो तो आपने देखा होगी, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं आपके हिप्स का अलाइनमेंट ख़राब, आपके एक साइड का हिप अप है, या फिर आपके हिप्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपको नर्व कंप्रेशन जो फील होता है, उसका रीज़न के अंदर क्या हो जाता है, आपका हिप अलाइनमेंट ख़राब होता है, इस वजह से ये चीज़ हमें फील होती है। पैल्पेट द ट्रेपेजियस एंड पैरास्पाइनल मसल्स। ट्रेपेजियस मसल्स कौन सी होगी, ये जस्ट पीछे वाली, यानी हमारी ये जो पूरी मसल्स है यहाँ की, जो हमारी सर्वाइकल और स्कैपुला दोनों तक जो मसल्स आती हैं, ये ट्रेपेजियस मसल्स है। हमें इनको पैल्पेट करके चेक करना है। ऐसा नहीं कि अगर हम स्पाइन कर रहे हैं तो इसके पास पास यहीं पे रह जाए, नहीं, ये जो पूरी मसल है हमें इसको पूरे को पैल्पेट करके चेक करना है यहाँ तक, इस तरह कि हाँ भाई पेशेंट के कहीं पे कोई हमें बल्क, जैसे मसल्स का बल्क हो गया, कोई स्पाज में हमें ये ऐसी कोई चीज़ अगर फील होती है तो हमें वो चीज़ एग्जामिन करनी है थ्रू पैल्पेशन। असेसिंग फॉर मसल्स लाइक बल्क, अगर कहीं पे कोई मसल्स का बल्क, यानी होता है ना कि अपन को कोई गांठ सी फील होती है, या फिर कोई ऐसा लगता है कि कहीं मसल्स का ऐसे बल्क में कहीं एक साथ मसल्स बंडल टाइप, वो चीज़। स्पाज्म क्या हो गया, एक ऐसा मोटा उभरा हुआ ऐसा जहाँ पे दर्द होता है, या फिर मतलब कहीं पे थोड़ी ऐंठन होती है, उस पर हमें हाथ लगाते ही पेन होता है, दैट इज पाम। टेंडरनेस क्या होगी, हमारी जो मसल्स हैं वहाँ की, उनकी सॉफ्टनेस कैसी है, सॉफ्टनेस है या उनकी सॉफ्टनेस कम हो गई है, वो हमें चीज़ चेक करनी है। जेंटली परकस डाउन द स्पाइन फॉर पेन एंड टेंडरनेस, ठीक। अब क्या करना है हमें, आपने पढ़ा होगा जनरल एग्जामिनेशन में परकशन
परकशन क्या होता है कि हमें बॉडी में टैप करके फील करना होता है कि यहाँ पे फ्लूइड की प्रेजेंस और एब्सेंस का, यहाँ पे किसी होलो स्पेस का, या फिर हमें वहाँ पे होता है ना कि फील करना होता है उसकी लोकेलिटी या फिर उसकी बॉर्डर लाइन उस ऑर्गन की क्या है। तो वो चीज़ हम परकशन के थ्रू पता करते हैं कि स्पाइन के अंदर पेन और टेंडरनेस, मतलब कहाँ पे आपको फील हो रही है सॉफ्टनेस, कहाँ पे पेन हो रहा है, वो चीज़ हम थ्रू परकशन हमें जेंटली चेक करनी है। अगर हम टैप कर रहे हैं तो वो टैप इस तरह करना है, हमें जोर से टैप नहीं करना है। फील द टेम्परेचर डाउन द स्पाइन, हमें स्पाइन के पास में, स्पाइन के डाउन हमें ये टेम्परेचर भी चेक करना है, क्योंकि अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन होगी लेकिन अगर वो उभरी हुई नहीं है, हमें पता नहीं लग रहा है, तो हम टेम्परेचर से पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। और ये होगी पैरास्पाइनल मसल्स, यानी जो आपकी स्पाइन के जिस पास में होती है ना सपोर्टिव मसल्स जो होती हैं, दैट इज कॉल्ड पैरास्पाइनल मसल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इंस्पेक्शन पैल्पेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मूवमेंट। थ्रू मूवमेंट हम स्पाइन को कैसे एग्जामिन करेंगे, ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर ऑल। अगर आपको कोई भी इश्यूज हो तो आप बिलो में पूछ सकते हैं। थैंक यू।